हाय गाइस, सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं सी राहुल गर्ग स्वागत करता हूं आप सब बच्चों का आज के सेशन में। सेशन है हमारा डे नंबर 5 ऑफ द 21 डेज चैलेंज ऑफ द एफएमएसएम। जी हाँ, सबसे पहले अगर इस सेशन पर पहुंच गए हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और उसके बाद आगे की बातचीत करते हैं। इस वीडियो से संबंधित नोट्स, सर नोट्स कहाँ मिलेंगे? मैंने हर सेशन में बताया है और आगे भी बताता रहूंगा क्योंकि हर सेशन में कुछ नए नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। जो नोट्स इस सेशन के अंदर पुत्र आपका यूज करने वाले हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। सर टेलीग्राम चैनल कैसे मिलेगा? टेलीग्राम पर जाकर जो सर्च ऑप्शन में डाल लेना सी ए राहुल गर्ग या फिर आर एस से राहुल शिखा अकेडमी, आपको वहां पर मिल जाएगा हमारा चैनल। और भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें आपके लिए वहां पर नोट्स एक्सेट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड कई और इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर रहती हैं जिसका आप प्रयोग जो है पुत्र कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं। और एक लास्ट छोटी सी चीज, जो बच्चे साथ जुड़े उनको पता है कि ये 21 डेज चैलेंज जो है हमारा एडवांस अकाउंट कॉस्ट और एफएमएसएम सभी सब्जेक्ट्स के लिए है। तो अगर आपको बाय चांस नहीं पता था बाकी सब्जेक्ट के लिए तो आप उनका भी जो है लुत्फ उठाइए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए कि भाई ऐसा 21 डेज चैलेंज चल रहा है, चलो चलो कर लेते हैं। बहुत ज्यादा आपकी नॉलेज जो है बढ़ जाएगी। आइए जी, उत्तर। So, in 21 days challenge of advanced account cost FMSM, I said today is the turn of FMSM day number 5 पुत्र। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अक्सर बच्चों की ये शिकायत रहती थी कि सर आप ना सर प्रैक्टिकल के सेशन ले तो सर कभी थ्योरी का भी सेशन हो। तो उन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज है, आज है थ्योरी का सेशन। वैसे तो हम थ्योरी जो है चैप्टर की, जब भी मैं प्रैक्टिकल चैप्टर भी कराता हूं आपको तो साथ साथ थ्योरी डिस्कस करता रहता हूं इवन इन द 21 डे चैलेंज, क्योंकि एमसीक्यूज भी डिस्कस होते हैं तो वो थ्योरी वहां पर काफी हद तक कवर हो जाती है। उसके अलावा दो चैप्टर ऐसे हैं एफएम के अंदर जो प्योरली थ्योरी है, तो उसमें भी कुछ कुछ एस्पेक्ट्स की बात हम करेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये है स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कई लोग इसको इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बोलते हैं। आप एफएम कहीं पर भी पढ़ें, सीए में, सीएस में, आईसीडब्ल्यू जिसको सीए में बोलते हैं, बीकॉम में, एमकॉम में, ये चीजें आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जनरल बातें करी जाती हैं कि भैया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इसका दायरा क्या होता है, किस किस तरह की बातें इसके अंदर होगी, कौन से मेन डिसीजन होते हैं जिसमें फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड आता है। फिर हर एक की थोड़ी थोड़ी डिटेल समझी जाती है और भी तरह तरह के मिसलेनियस टॉपिक जो है इस चैप्टर के अंदर पुत्र पढ़ाए जाते हैं। तो आइए बातचीत की जाए। ये हमारा नाम है सी ए राहुल गर्ग गोल्ड मेडलिस्ट, यानी कि मैं ए आई आर सर एयर, हाँ भाई एयर एयर हूं मैं, 5 बार एयर है मेरी, सी एम में मिलाकर। आइए जी, हाँ जी। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आता हुआ, इसमें प्योर थ्योरी होगी जी इस सेशन के अंदर हमारी, और ये इंपॉर्टेंट वाली थ्योरी है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रॉफिट एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एवरग्रीन क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द थ्योरीज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि भैया प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में फर्क बताओ। अब पता क्या बेटा, अगर आप किसी लेमैन को पूछोगे ना यार बताना प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो वो कहेगा सेम ही तो है, प्रॉफिट ही तो वेल्थ होता है, वेल्थ ही तो प्रॉफिट होता है। लेकिन हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बच्चे हैं, हम फाइनेंस वाले बच्चे हैं, हम ये लेमैन वाला उत्तर नहीं देंगे। हम कहेंगे ना 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 ना, गलत बात है, प्रॉफिट और वेल्थ दोनों अलग चीजें हैं। प्रॉफिट जहां तक देखा जाए बेटा, जो वर्ड है इट इज यूज्ड मेनली इन दी अकाउंट्स, ये अकाउंटेंसी की टर्म है। जबकि जो वेल्थ है, वेल्थ फाइनेंस की टर्म है। प्रॉफिट जब हम बोलते हैं ना, प्रॉफिट का मतलब होता है कि बस किसी भी तरह पी एंड एल के अंदर आपका प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए, वो एथिक्स को फॉलो करने की बात नहीं करता। लेकिन जब हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात कहते हैं तो वेल्थ में एक बड़ा पॉइंट आता है कि आपको एथिकल रहकर चलना है। और दोनों की टर्मिनोलॉजी में भी डिफरेंस है। वेल्थ का मतलब होता है कि एक बिजनेस अपने ओनर्स, अपने शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहा है और उसे शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, उसे लॉन्ग टर्म सोचना है। प्रॉफिट बहुत ही शॉर्ट टर्म फिगर है, हर साल प्रॉफिट बदल जाता है। भाई इस साल प्रॉफिट कितना हुआ, अरे भाई पिछले साल कितना हुआ था, अगले साल की क्या एक्सपेक्टेशन है, पिछले 5 साल का क्या, इंडस्ट्री का क्या है ना। वेल्थ जब भी बात की जाती है, वेल्थ होता है लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे आप किसी भी कंपनी के मान लो शेयर खरीद लेते हैं, उस कंपनी का भी प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, लेकिन उसकी पॉलिसीज ऐसी हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स कुछ ऐसी जगह पर हैं, ओवरऑल डिसीजन मेकिंग इतनी स्ट्रांग है, टॉप एग्जेक्टिव जो है वो काफी बढ़िया नेचर के हैं, बढ़िया तरीके के हैं, मतलब एक तरह से साउंड इंटेलिजेंट डिसीजन लेते हैं, तो ओवर द इयर्स आपके शेयर का प्राइस बढ़ता जाएगा। तो उसका मतलब क्या है कि आप ओनर हो, शेयर होल्डर का मतलब क्या है, दैट यू आर द ओनर ऑफ द कंपनी। सीखते हो ना लॉ के अंदर भाई पहले चैप्टर में, हाँ जी, शेयर होल्डर जो है दे आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो वही बात कर रहे हैं। तो आप शेयर होल्डर मतलब आप ओनर हो, और आपकी वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी, जब कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है, बाकी डिटेल में आइए यहां पर देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण रहता है ये क्वेश्चन। हाँ जी पुत्र, सबसे पहले कहते हैं जी टाइमिंग पैटर्न। अच्छा पहले ये बता दूं, ये लिखा है सीरियल नंबर, बेसिस, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। तो सबसे पहले जो बेस है डिस्टिंक्शन का, टाइमिंग पैटर्न। तो कहते हैं जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ना, इट इग्नोर्स द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न, वेयर एज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रिकॉग्नाइजेस द टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं वो ना टाइम पैटर्न ऑफ रिटर्न को इग्नोर कर देते हैं। आपका पैसा चाहे इस साल आए, चाहे 2 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद, वो कहता ठीक है 5 लाख का दिख रहा है, 5 लाख का ऐड कर लो। जैसे आप बचपन में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते थे 11वीं 12वीं में, अब भी अमालगामेशन एक्सेट्रा में अकाउंट्स में आप करते हैं, या किसी और चैप्टर में भी करते होंगे, मेनली अमालगामेशन में होता है, गुडविल की वैल्यूएशन कर रहे हैं। फॉर
एग्जांपल बता रहा हूं। क्वेश्चन कहता है जी जो गुडविल है ना, इट विल बी वैल्यूड एट लेट्स से द एवरेज ऑफ द प्रीवियस 5 ईयर प्रॉफिट, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज लेट्स से 5। तो आप क्या करते हैं, जब डिफरेंट ईयर्स लेते हैं तो उनका ना प्रॉफिट एज इट इज ऐड कर लेते हैं। आप उसमें ये नहीं देखते कि 1 साल पुराना कितना है और 5 साल पुराना कितना है, या 1 साल बाद का कितना होने वाला और 5 साल बाद का कितना होने वाला है। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जब हम फाइनेंस की बात करते हैं, ये कहते हैं कि भाई रिस्क फैक्टर के कारण हर साल के अमाउंट जो है अनसर्टेनिटी के कारण अलग है। मतलब आपको अगर लग रहा है कि 1 साल के बाद आफ्टर ईयर 1 आपको 1 लाख आने वाला है और आफ्टर ईयर 2 आपको 1 लाख आने वाला है, तो इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, क्योंकि जो 1 साल बाद आएगा ये फिर भी थोड़ा सा सर्टेन है, लेकिन जो 2 साल बाद आएगा वो थोड़ा ज्यादा अनसर्टेन है, जिसके कारण डिस्काउंटिंग फैक्टर्स का यूज किया जाता है। तो ये दोनों में पहला डिफरेंस पुत्र आ जाता है, ये इग्नोर करता है तो ये रिकॉग्नाइज करता है, मतलब दैट टेक्स इनटू अकाउंट। दूसरा, इफेक्ट ऑफ रिस्क। जब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करते हैं, इफेक्ट की मतलब रिस्क के इफेक्ट की कोई बात ही नहीं की जाती, लेकिन जब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप की बात की जाती है। जैसे कि रिस्क एनालिसिस की कुछ टेक्निक्स होती हैं जिसके द्वारा आप फ्यूचर में जो वैल्यूज हैं उसको जब करंट पीरियड में यूज करते हैं तो आप उसमें देखते हैं कि वैल्यू कितनी सर्टेन है या नहीं है, उसके हिसाब से आप रिस्क का एलिमेंट भी इनकॉर्पोरेट करते हैं अपनी कैलकुलेशंस में, जबकि अकाउंट्स में ऐसा नहीं किया जाता। इंपैक्ट ऑफ डिविडेंड्स, ईपीएस एक्सेट्रा अकाउंट्स करते हुए जब प्रॉफिट आप निकालते हैं वहां पर फ्यूचर कैश फ्लो, डिविडेंड डिसीजन, ईपीएस की बात कतई नहीं की जाती। प्रॉफिट निकालने कहते हैं सिंपल सी बात है, देखो रिसिप्ट कितना है और एक्सपेंस कितने हैं, दोनों का डिफरेंस लो, आपका प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। लेकिन जब वेल्थ की बात होती है तो यहाँ पर शेयर प्राइस का बढ़ना या घटना इन सभी चीजों पर डिपेंड करता है कि कंपनी के फ्यूचर में कैश फ्लो क्या होने वाले हैं, लोगों की डिविडेंड के प्रति क्या एक्सपेक्टेशन है, करंट ईयर के एंड का ईपीएस क्या निकलने वाला है, एक्सेट्रा, ये सभी चीजें अफेक्ट करती हैं। कहते जी आपने जो डिसीजन लिया वर्सेस उस डिसीजन के कारण जो इंपैक्ट आया, उसका जो रिलेशन है उसकी बात करता है या नहीं करता है। जैसे कि मान लो आपने सोच लिया कि भाई अब मैं पढ़ाई करूंगा, आपने जी तोड़ मेहनत करनी स्टार्ट कर दी, तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। मतलब आपने जो डिसीजन लिया और जो इसका इंपैक्ट है वो साफ साफ देखने से पता चल रहा है। लेकिन यहां पर बात करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, इट इज इजी टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड द प्रॉफिट। आपने कोई प्रॉफिट लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दिया मार्केट में, तो आपको साफ साफ दिखेगा कि इसमें इतना पैसा खर्च किया था, इतना हमें रेवेन्यू आ गया, तो बैलेंस हो गया जी प्रॉफिट, इजिली दिख जाएगा। लेकिन जब आप जाते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की तरफ, इट ऑफर्स नो क्लियर और स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर मार्केट प्राइसेस, क्योंकि शेयर मार्केट का प्राइस किसी भी एक फैक्टर के कारण नहीं बढ़ता, उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें से कुछ तो आपके हाथ में है, मींस सम फैक्टर्स आर कंट्रोलेबल बट अ वाइड वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इन दैट आर अनकंट्रोलेबल एज वेल। तो वो भी चीज जो है मायने रखती है। अंतिम पॉइंट आ रहा है जी, फोकस विद रिस्पेक्ट टू द टाइम पीरियड। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा, ये शॉर्ट टर्म गेन की हम बात करें कि भाई मैक्स टू मैक्स करंट ईयर कितना होगा, जबकि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में 1 साल के बाद अगर आपने नॉर्मली सुना होगा, अक्सर ऐसा कहते हैं जो अपना इन्फ्लुएंसर्स एक्सेक्टर भी होते हैं, जो फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स हैं, जनरल भी आपको समझ आएगी ये वाली बात, कि जब आप किसी कंपनी के शेयर लेते हैं आप ये नहीं कह सकते बस यार 6 महीने देखूंगा उसके बाद मैं आगे बढ़ चलूंगा। नहीं, अगर आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन चाहते हैं तो आपको उस कंपनी पर ट्रस्ट रखकर लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी से जुड़े रहना होगा, क्योंकि जो स्ट्रेटेजी वो आज बना रहे हैं हो सकता है उसका इंपैक्ट 4 साल या 5 साल बाद आना स्टार्ट हो, तो 6 महीने के अंदर तो उसका इंपैक्ट आएगा नहीं। इसलिए बोला गया कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का प्रिंसिपल है, इट फोकसेस ऑन द लॉन्ग टर्म वेल्थ ऑफ द एंटिटी, शेयर होल्डर्स एंड इवन द सोसाइटी, जो मैंने एथिक्स वाली बात जो है कही थी। तो ये कुछ डिफरेंस के पॉइंट्स रहे पुत्र। आगे देखते हैं, कहते जी एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाइनेंस एग्जेक्टिव इन द करंट वर्ल्ड। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा पॉपुलर है। फाइनेंस एग्जेक्टिव का कई बार वो एग्जाम में सीएफओ भी लिख देते हैं, वो एग्जाम में फाइनेंस कंट्रोलर भी लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं वर्ड। इट सिंपली मींस कि फाइनेंस हेड जो किसी भी कंपनी का होता है उसको किसी भी नाम से आप बुला सकते हैं, प्रेसिडेंट फाइनेंस, सीएफओ, फाइनेंस कंट्रोलर एक्सेट्रा। तो किसी भी कंपनी में जो फाइनेंस एग्जेक्टिव होते हैं, जो टॉप मोस्ट लेवल ऑफ फाइनेंस है, कहते हैं उसका रोल क्या है। पुराने जमाने की बात करें तो उनका रोल मेनली होता था अकाउंटिंग एंड एमआईएस। इसका मतलब है कि सिर्फ ये ध्यान रखना कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग है वो सही तरीके से होते रहे, ट्रेडिशनल लेवल की भाई सारा ट्रायल बैलेंस ठीक है, फाइनल अकाउंट्स ठीक बने, प्रॉफिटेबली गलत तो रिपोर्ट नहीं हुई है, मतलब मेनली उतना ही दायरा रहता था। कहते हैं टुडे द रोल ऑफ सीएफओ, आज की डेट में बात करें, इट इज नो लॉन्गर कन्फाइंड टू अकाउंटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एक्सेट्रा। इट्स अबाउट बीइंग अ स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर ऑफ द सीईओ, स्ट्रेटेजिक बिजनेस पार्टनर ऑफ सीईओ। कहते जो सीईओ साहब है, जो कंपनी के ओवरऑल ओनर हैं, एक तरह से आपको स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करने हैं उनके साथ। अब आप ऐसा मत सोचो कि कंपनी के बारे में तो सीईओ साहब को सोचना और आपको सिर्फ अकाउंट सोचना, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी भी इक्वली काफी हद तक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या फिर ऐसे कहूं जहां पर भी पैसे की बात आ गई तो वहां पर सीईओ अपने आप को समझ लेना विद रिस्पेक्ट टू दी फाइनेंस फील्ड, ठीक है ना। तो कहते द रोल ऑफ फाइनेंस एग्जेक्टिव इन द करंट मॉडर्न वर्ल्ड में बी समराइज्ड एज अंडर, कई सारे पॉइंट लिखे, इनमें से 8
7-8 पॉइंट आप याद रख सकते हैं, एनफ होंगे। सबसे पहले लिखा है जी बजटिंग। बजटिंग का मतलब क्या है? ओवरऑल प्लान्स बनाना कि कौन सा डिपार्टमेंट कितने रुपए खर्च करेगा और हर एक चीज की जस्टिफिकेशन उनसे लेना, जो कि हम बजटरी कंट्रोल चैप्टर में जीरो बेस्ड बजटिंग के नाम से भी पढ़ते हैं। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में योगदान देना। अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट आया, आपके कहता है जी हम ये वाला प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने की सोच रहे हैं मार्केट में, तो आपके उस बारे में क्या विचार हैं, किस तरह से वो कंपनी की बैलेंस शीट को, पीएनएल को अफेक्ट कर सकता है, उसके बारे में सोचना। अगर कंपनी चाह रही है कि हम अपना पैसा इस पर्टिकुलर फील्ड में डाल दें टू डाइवर्सिफाई, तो आपका वहां पर ये रोल बन जाता है बताना, उस स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में हिस्सा लेकर ये डिसाइड करना कि क्या उस बिजनेस में पैसा डालने से हमारे लिए फायदा होगा या नुकसान होगा। देन आता है पुत्र फोरकास्टिंग। सिर्फ करंट में ही नहीं रहना है, हम अगले कुछ ईयर्स के बारे में भी प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए आपके अंदर दूरदर्शिता की पावर होनी चाहिए, इसको कहते हैं फोरकास्ट करना। तो आपको ये फोरकास्ट करना होगा कि इंडस्ट्री में जो लोग हैं वो किस तरह की प्रैक्टिसेस जो है लेकर चल रहे हैं अपने फील्ड के लिए भी, मतलब विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंस एज वेल, कौन कौन सी चीजें न्यू आ रही हैं, एंड फॉर द बिजनेस इन जनरल एज वेल। मैनेजिंग एम एंड इज वेरी वेरी गुड पॉइंट। मर्जर्स एंड एक्विजिशन, पहले मर्जर एंड एक्विजिशन को नॉर्मल फाइनेंस से बहुत हटकर देखा जाता था, लेकिन आज की डेट में ऐसा नहीं है। इतनी तेजी से वर्ल्ड बढ़ रहा है कि भाई मर्जर्स और एक्विजिशन तो आए दिन होते रहते हैं, तो आप उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते, तो आपको प्रोएक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट पुत्र करना होगा। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस फॉर एग्जांपल बाय कस्टमर और बाय प्रोडक्ट, तो पहले इस चीज को नहीं देखा जाता था फाइनेंस वालों की फील्ड में। फाइनेंस वाले कहते थे भाई हमारा काम नहीं है, हमने तो रिपोर्टिंग कर दी, हमने प्रॉफिट निकाल कर दिया तो देखते जाओ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वो कहते हैं आपको एनालिसिस करनी होगी, सिर्फ कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट एनफ नहीं है, कस्टमर वाइज एनालिसिस हो सकता है। हमारे दो तरह के कस्टमर, रिटेल कस्टमर है और कॉर्पोरेट कस्टमर है, तो हमने देखने की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से हमारी जो ओवर द ईयर्स चेंज हो रही है। हो सकता है हमें कॉर्पोरेट वालों से ज्यादा फायदा हो रहा हो और नॉर्मल जो रिटेल मार्केट, जो डायरेक्ट कस्टमर है, उनसे लॉस हो रहा है, तो हो सकता है विद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कस्टमर वाला जो सेगमेंट है उसको बंद ही कर दें। सिमिलरली प्रोडक्ट प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, अगर कंपनी के 10 प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं तो आपको हर एक का एनालिसिस करना है, ओवर द ईयर बढ़ रहा है घट रहा है, फिर उसके रीजन डीप डाइव किए जाएंगे, वो सारी बात की बातें होंगी, लेकिन हाँ इतना काम आपको करना है। प्राइसिंग एनालिसिस, कंपनी जो चीज मार्केट में ऑफर कर रही है उसका प्राइस क्या होना चाहिए, तो डायरेक्टली आपका एक मेन रोल बनता है, क्योंकि यू हैव टू मेक श्योर अगर कंपनी प्री पैक्ड कमोडिटी में डील कर रही है तो उसके ऊपर जो एमआरपी लिखा हो दैट मस्ट बी इंक्लूसिव ऑफ ऑल द कॉस्ट एंड अलोंग विद द सफिशिएंट मार्जिन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज डिजायर्ड बाय द सीईओ। सिमिलरली जब आप कॉस्टिंग करते हैं वहां पर मार्जिनल कॉस्टिंग नामक चैप्टर में ऐसे कई सारे डिसीजन आते हैं, जैसे कि शट डाउन डिसीजन, मेक और बाय डिसीजन, की कोई रॉ मटेरियल है, कोई प्रोडक्ट है, हम उसको खुद से बनाएं या हम बना बनाया ले लें अपने फाइनल प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो ऐसे डिसीजंस भी आपको लेने होंगे जो कि डायरेक्टली प्राइसिंग के ऊपर जो है प्रभाव डालेंगे। आउटसोर्सिंग वर्सेस इन हाउस प्रोडक्शन डिसीजन, किसी चीज की प्रोडक्शन हम इन हाउस करें या फिर हम किसी और को दे दें बनाने के लिए अपने बिहाफ पर, उसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। इवेल्युएटिंग द आईटी फंक्शन, हमें ये देखना है कि जो ईआरपी सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है। अगर फाइनेंस वाले ने कोई एंट्री पोस्ट करी है तो क्या उसका इंपैक्ट सारे लेजर्स में जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए आपने कह दिया भाई राम टू बैंक, आपने एंट्री की कि हमने राम को पैसे दिए, राम टू बैंक की एंट्री होगी, तो आपको ये श्योर करना होगा कि क्या जो राम का अकाउंट है वो अकॉर्डिंगली जो है, आप उसने पेमेंट करी तो उसका अकाउंट कम हो गया, और सॉरी आपने राम को पेमेंट करी राम टू बैंक, तो आपका जो अमाउंट है बैंक में कम हो गया और आपका कॉरस्पॉन्डिंग जो राम है वो भी इफेक्ट हो जाएगा। तो आईटी फंक्शन स्पेसिफिकली आज की डेट में जब हम जेआईटी की बात करते हैं, जस्ट इन टाइम की, तो वहां पर आपका आईटी फंक्शन बहुत ही स्ट्रांग होना आवश्यक है, सो दैट जब भी आपको सामान की जरूरत पड़े आप इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करें, रॉ मटेरियल जितना जल्दी हो सके आप तक पहुंच जाए। ओवरसीइंग द एचआर फंक्शन, एचआर अलग से फंक्शन तो है, लेकिन जहां तक फाइनेंस की बात है, आपके अंडर लेट से कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट में 70 लोग हैं, तो भाई उन 70 लोगों के लिए आपकी भी जिम्मेवारी बनती है टू मेक श्योर अगर आपको कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहिए तो आप एचआर को अपनी रिक्वायरमेंट दे सके कि हमें इस पर्टिकुलर फलाने पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का, इतने एक्सपीरियंस का, जिसके पास ये वाले स्किल्स हो, ऐसा पर्सन हमें ढूंढ कर दीजिए। और हो सकता है कुछ लोग ऐसे आपके साथ पुराने समय से चल रहे हैं जो कि आज की डेट में मिसफिट हैं, तो हो सकता है उनको आपको रिट्रेंच भी करना पड़े। जितने भी रेगुलेटरी कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हो, इनडायरेक्ट टैक्स एक्सेट्रा के हो, उसकी भी जिम्मेवारी आपकी बनती है। एंड ओवरऑल रिस्क मैनेजमेंट की जिम्मेवारी भी आपकी बनती है। रिस्क मैनेजमेंट नॉर्मली एक अलग से फील्ड होती है, मतलब जब मैं ईवाई में था तो हमारा भी रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज था, रैस बोलते थे उसको, RAS, रिस्क एडवाइजरी सर्विसेज। तो कहता आप बिग फोर या किसी आउटसाइड, बेसिकली आउटसाइड कंसल्टेंसी फर्म के ऊपर डिपेंडेंट ना रहिए, ये एक्सरसाइज आप भी खुद कर सकते हैं कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए। तो अच्छे से एसओपीज बनाना, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्सेट्रा आपको बनाने चाहिए। ठीक है जी, तो एक ये प्रश्न हमारे सामने रहा पुत्र, बढ़िया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे सामने कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। कहंदा जी द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कहता पहला पॉइंट सिक्योर द प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट्स कमाना, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना,
कॉस्ट ऑफ डेट को एनहांस करना या फिर नन ऑफ द अबव। सही ऑप्शन क्या है आपका दिल जानता है, गलत नहीं कहना, मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ। तो ये ऑप्शन उत्तर आपका करेक्ट आंसर है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है कि जो शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी के ओनर हैं, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। थोड़ी देर पहले भी हमने इसके बारे में पढ़ा। देन इट सेज पुत्र 3 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन करेक्ट ऑर्डर। वो 3 स्टेजेस नहीं पूछ रहा, स्टेजेस तो ठीक है, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। मत किस चीज का? एवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पुराने जमाने से लेकर आज तक जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट इवॉल्व हुआ है तो उसकी 3 स्टेज कौन सी हैं? कहता पहला ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल या मॉडर्न। कहता नहीं, ट्रांजिशनल पहले है, फिर ट्रेडिशनल है, फिर मॉडर्न है। कहता मॉडर्न है, ट्रांजिशनल है, ट्रेडिशनल है, या फिर नन ऑफ द अबव है। क्या लगता है भाई, मॉडर्न क्या है, पहले या आज? आज। तो पहली बात तो ये वाली ऑप्शन तो कट हो गई, क्योंकि मॉडर्न इसमें सबसे पहले लिखे, तो बच गई ये वाली दोनों ऑप्शन। मॉडर्न दोनों में लास्ट में है। अब देखो आगे से कैसे स्टार्ट हो रहा है, पहले ट्रेडिशनल होगा कि ट्रांजिशनल होगा? पहले भैया ट्रेडिशनल फेज था, फिर ट्रांजिशन हुआ, और उस ट्रांजिशन के बाद अब हम कहां पहुंच गए? मॉडर्न में। तो ये करेक्ट ऑर्डर पुत्र बनता है। तो ट्रेडिशनल, ट्रांजिशनल एंड मॉडर्न, इस प्रकार नाल पुत्र ए ਤੁਹਾਡਾ करेक्ट आंसर बनता है। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं लेक्चर में जो सिखाया मैंने आप तक पहुंच गई है मेरी बात। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं पुत्र अलविदा, आगे के सेशन में मिलते रहेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।